स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग वेन आरेख का अध्ययन करेंगे और वेन आरेख समुच्चय पर संक्रियाओं में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे संक्रियाएं आसानी से समझी जा सकती हैं। तो वे संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? उनमें सबसे पहली संक्रिया है समुच्चयों पर सम्मिलन, दूसरी संक्रिया है समुच्चयों का सार्वनिष्ठ और तीसरी संक्रिया है समुच्चयों का अंतर। तो हम इन संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें वेन आरेख का प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट मेथड से भी इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले वेन आरेख क्या है, वेन आरेख को समझते हैं। तो ये समुच्चयों के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में समुच्चयों को निरूपित करने के लिए वृत्तों का प्रयोग सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में आयलर ने किया था, जो कि एक स्विस गणितज्ञ थे। और आयलर की इस विधि का विकास ब्रिटिश तर्कशास्त्री जॉन वेन ने किया था। इसीलिए इस आरेख को वेन आयलर आरेख या वेन आरेख कहते हैं। तो इसमें वेन आरेख में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा और उसके समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इन समुच्चयों के संबंधों को समझते हैं वेन आरेख के माध्यम से। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से वेन आरेख को समझाते हैं। तो उदाहरण एक एग्जाम्पल है, जिसमें यूनिवर्सल सेट है, जिसके अवयव 1 से लेकर 10 तक हैं, और ए इस सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तो इसका वेन डायग्राम बनाना है कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले समष्टि समुच्चय जो है, उसको वेन ने कहा था कि एक आयत के द्वारा निरूपित किया जाता है, और ये इसके उप समुच्चय हैं, उनको हम वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। चूँकि ये यू का उप समुच्चय है, तो इसलिए इसको आयत के अंदर बना देते हैं, जिससे ए यू का उप समुच्चय कहलाएगा। तो आइए इसके वेन डायग्राम बनाते हैं। ये इसका वेन डायग्राम बन गया है। तो ध्यान रखिए, यू जो आयत है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसके ये उप समुच्चय होते हैं। जितनी भी संख्याएं लेकर यदि हम उप समुच्चयों को बनाते हैं, तो उतने ही अधिक सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव अर्थात संख्याएं ले ली जाती हैं, और शेष उसके और उप समुच्चय बन सकते हैं। इसी श्रृंखला में एग्जाम्पल नेक्स्ट है, उसको आइए लिखते हैं। एग्जाम्पल 2 लिखा है, यू ये यूनिवर्सल सेट है, जो कि लिखा है, जिसके ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू दिस उप समुच्चय है, और बी उचित उप समुच्चय ए का है। तो इसका मतलब है बी का प्रत्येक अवयव ए में है, और ए का प्रत्येक अवयव
यू में होता है। यही यूनिवर्सल सेट की परिभाषा होती है कि ऐसा विचाराधीन समुच्चय जो एक निश्चित समुच्चय कहलाता है, जिसमें दिए हुए समुच्चयों का प्रत्येक अवयव उपस्थित हो और उससे अधिक अवयव होने चाहिए, तभी ये इन दोनों का उपसमुच्चय कहलाएगा। कम से कम इन दोनों के मिलाकर तो यू में अवयव होने ही चाहिए और इन दोनों से अधिक होने चाहिए, तब यू समष्टि समुच्चय कहलाता है। अब इसका हम वेन आरेख बनाते हैं। तो ये और बी वृत्तों द्वारा निरूपित किए जाएंगे और यू आयत द्वारा निरूपित किया जाएगा, और ए और बी यू के उपसमुच्चय हैं। तो यू को आयत से निरूपित करते हैं, तो ए और बी को आयत के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये उपसमुच्चय होते हैं, और बी को ए के अंदर बनाएंगे क्योंकि बी ए का उपसमुच्चय है। ये वेन आरेख है, इसको समझिएंगे आप। ये आपका वेन आरेख बन गया। किसका? जो आपके पास अभी समुच्चय उपस्थित थे उनका ये वेन डायग्राम है। कैसे समष्टि समुच्चय को हम आयत से निरूपित करते हैं, और ए और बी उपसमुच्चय हैं ए के, इसलिए इन्हें वृत्तों द्वारा निरूपित करते हैं। अब बी ए का उपसमुच्चय है तो बी को ए के अंदर बना देते हैं, और बी में बी के अवयव लिख देते हैं 4 और 6। ये 4 और 6 ए के भी अवयव हैं और यू के भी अवयव हैं। इसी प्रकार ए में जो अवयव बचे हैं वो 2, 8, 10, क्योंकि 4 और 6 ए के भी अवयव हैं। तो इस प्रकार अब जो शेष बचे हुए अवयव हैं 1, 3, 5, 9, 7, ये ए के बाहर बना देते हैं, जो यू का क्षेत्र है। जो ए और बी से अलग क्षेत्र होता है उसमें हम इसे बना देते हैं। तो अब समुच्चयों पर संक्रियाओं को पढ़ते हैं। इनमें पहली संक्रिया है समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या है? ये देखिए, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी अवयव होने चाहिए, और इन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार लिखा जाता है तो इसे समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं, या समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा को। और इसे प्रतीकात्मक रूप में ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं इसे ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं। ये सिंबल जो है ये सम्मिलन का होता है, संघ का होता है। संघ यूनियन मीन्स होता संघ, इसको ए संघ बी भी पढ़ते हैं। ए और बी समुच्चयों का संघ बना देना, अर्थात समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयवों को इस समुच्चय में लिखा जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको
समझते हैं कि सम्मिलन क्या है, जिसमें डायरेक्ट मेथड और बेन आरेख मेथड दोनों का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसा कि बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है, तो इसका ए यूनियन बी निकालना है, ए बी का सम्मिलन निकालना है। तो सॉल्यूशन में ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 यूनियन 6, 8, 10, 12। अब इसमें परिभाषा के माध्यम से लिखा था कि सम्मिलन समुच्चय में ए और बी दोनों के अवयव होने चाहिए। तो दोनों के अवयवों को हम लिख देते हैं 2, 4। अब 6, 8 दोनों में है, इसलिए बताया था कि जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो इन्हें 6, 8, 10 और 12 ये समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन हो गया। अब इसमें हम बेन आरेख के माध्यम से समझाते हैं। चूँकि इसमें समष्टि समुच्चय दिया हुआ नहीं है, जो हमने आपको पिछले एग्जाम्पल से पहले बताया था कि इन दोनों समुच्चयों के अवयवों के बराबर या उससे अधिक अवयव होते हैं, जो कि इन दोनों का समष्टि समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार हमने बताया था कि और भी अवयव ले सकते हैं और उन सभी अवयवों को मिलाकर जितना अवयव बनते हैं उन सबके अवयवों की संख्या के बराबर एक समुच्चय लिया जाता है, जो विचाराधीन अर्थात निश्चित कहलाता है, जिसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो इसमें इन एग्जाम्पल्स में जिसमें समष्टि समुच्चय नहीं दिया होता है, उसे हम मान लेते हैं कि आयत के रूप में बना लेते हैं और उसको लिखते नहीं हैं। तो हम बेन आरेख इसका बनाएंगे। देखिए बेन आरेख, सर्वप्रथम हम समष्टि समुच्चय बनाते हैं जो आयत के रूप में होता है। ये समष्टि समुच्चय हो गया आयत। अब ये दोनों ए और बी यू के उप समुच्चय हैं। इनको हम किस प्रकार बनाते हैं समझ लीजिए। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो ए को बी के अंदर बनाएंगे, और बी ए का उप समुच्चय है तो बी को ए के अंदर बनाएंगे। यदि इन दोनों में से कंडीशन नहीं होती है तो इन दोनों में यदि कॉमन अवयव होते हैं तो दोनों को प्रतिच्छेद करता हुआ बनाएंगे। तो दो वृत्त बना लिए हमने और दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए बनाएंगे। जिनमें दोनों में पोर्शन कॉमन होगा तो उसमें हम वे अवयव लिख देते हैं जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होते हैं। तो ये 6 है, ये 8 है, ये दोनों में कॉमन है। इसको हमने यहाँ लिख दिया। और ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो इसमें 6 और 8 को छोड़कर इसका वह पोर्शन में लिख दिए जाते हैं जिसमें एक 6 और 8 अवयव नहीं है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। लेकिन ये यूनियन क्या हुआ ये आप देखते हैं। ए यूनियन बी बराबर दोनों समुच्चयों के अवयव लिख दिए जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये समष्टि बोध सम्मिलन समुच्चय में ये आए थे। ए यूनियन बी हमने निकाला था। अब इसमें देखते हैं कि कितने पोर्शन में ये अवयव हैं। तो ये दोनों वृत्त को मिला करके ए अवयव आते हैं। तो इसलिए ए यूनियन बी बेन आरेख में कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, तो ये यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी बराबर। तो ये सब इसमें आ जाते हैं
ये रेखाएं बना देते हैं। जितने पोर्शन में ए यूनियन बी आएगा तो ए यूनियन बी संपूर्ण भाग है जो ए और बी को मिलाकर बनता है। तो ये आ गया है आपका जो रेखांकित भाग है वो ए यूनियन बी कहलाएगा। तो ए यूनियन बी बराबर रेखांकित भाग। इस प्रकार ये आपका जब दो समुच्चय प्रतिच्छेद करने वाले हैं जिनमें उभयनिष्ठ है उसको इस प्रकार से बना देते हैं। अब हम और एग्जाम्पल दो लेते हैं, उनको बनाते हैं, चाहे तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब इस एग्जाम्पल का बेन आरेख भी बनाते हैं और ये निकालते भी हैं। ए यूनियन बी बराबर ए और बी दोनों के अवयव लिखे जाएंगे, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव एक बार लिखे जाते हैं। तो ए आई यू इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे हम लिख देंगे ए ई आई ओ यू। ये दोनों को मिलाकर आ जाते हैं। अब इसका हम समष्टि बेन आरेख बनाते हैं। तो बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, तो बी ए का उचित उप समुच्चय है। बी उचित उप समुच्चय ए। अब इसे हम बेन आरेख के माध्यम से इस टाइप से बना लेंगे। पहले यू बना लेते हैं, फिर ए बना लेते हैं। क्यों? बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है और बी को ए के अंदर बना देते हैं। तो ये इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका ए आई यू और यहाँ आ जाएगा ई और ओ। इस टाइप से आपका ये बेन आरेख बन जाता है और यूनियन क्या हुआ? ए ई आई ओ यू, अर्थात ये रेखांकित भाग जो ए है ये यूनियन आएगा इसका। तो इस प्रकार जैसा बेन ने और आयलर ने बताया था कि समुच्चयों के बीच संबंधों को स्थापित करने वाले आरेख को हम बेन आरेख कहते हैं। तो ये समुच्चयों में संबंध स्थापित होता है कि जे इसका उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है। तो ये इसमें यूनियन क्या है? तो ए जो है वो समुच्चय ए के बराबर यूनियन आ गया। तो भी हम लिख देते हैं ए यूनियन बी बराबर, एक बार और लिख देते हैं कि ये ए के बराबर सभी आए हैं अवयव जो कि ए है। तो इसमें लिख देते हैं रेखांकित भाग। अब रेखांकित भाग जो भी हो वो मान लिया जाएगा ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। रेखांकित भाग ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। कौन सा भाग है? ए भाग जो है वो इसका रेखांकित भाग है जो यूनियन को प्रदर्शित करता है। अब अगली संक्रिया है आपकी समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। आइए पढ़ते हैं। अब ये हमने आपको बताया था दूसरी संक्रिया है समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। तो इसकी परिभाषा है समुच्चय ए और बी का सार्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी में उभयनिष्ठ हों। इसे प्रतीकात्मक रूप में ए इंटरसेक्शन ये पढ़ा जाता है, जो कि सार्वनिष्ठ के लिए मतलब इंटरसेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं या इसे ए कैप बी पढ़ते हैं से निरूपित करते हैं। इसे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है, अर्थात ए और बी दोनों में जो कॉमन अवयव होते हैं उस समुच्चय के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखा जाता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में और भी
जिसे तर्क विधि भी कहते हैं, इन दोनों में जो अवयव होंगे उसे x सच दैट x बिलोंग टू ए, व जो अवयव इसमें है वो a का भी अवयव होगा और b का भी अवयव होगा। इसलिए इसे इस प्रकार लिखा जाता है x सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू b। x इसका अवयव है तो x इसका भी अवयव होगा, ये इसका अर्थ है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समुच्चयों का सार्वनिष्ठ समझेंगे। समझ तो गए ही होंगे कि a और b दोनों में जो कॉमन अवयव होंगे उनसे बना समुच्चय सार्वनिष्ठ कहलाता है। आइए वेन आरेख भी इसका बनाते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी एग्जाम्पल को हल करते हैं। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया। माना एक सेट ए दिया है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और एक बी सेट लिख लिया जिसके अवयव हैं 6, 8, 10, 12, 14। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अर्थात ए और बी का सार्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8 और फिर इंटरसेक्शन 6, 8, 10, 12, 14। इनमें जो अवयव कॉमन है वो इसमें लिख लिए जाएंगे। कौन कौन से कॉमन है? 6 और 8 अवयव कॉमन है। यही इन दोनों का सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा, जिसे ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। ये आंसर हो गया। और अब हम इसे एक वेन आरेख के माध्यम से समझा देते हैं। तो वेन आरेख इसका है, ये यू है और इन दोनों में हमने बताया था कॉमन होते हैं, तो दोनों को प्रतिच्छेद करता हुआ बनाते हैं। तो ये दोनों प्रतिच्छेद हैं, तो इन्हें हम इंटरसेक्शन को सार्वनिष्ठ समुच्चय को प्रतिच्छेद समुच्चय भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, यदि प्रतिच्छेद आ जाए ज्ञात करने को तो भी इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें 6, 8 और ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर हम ये 10, 12 और 14 इसमें बचेंगे। इसमें 2 और 4 आएंगे। अब इसमें ए इंटरसेक्शन कौन सा भाग होगा? जो ये भाग है उभयनिष्ठ भाग है, इसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। उभयनिष्ठ भाग, उभय निष्ठ भाग या रेखांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। जे उभयनिष्ठ भाग है अर्थात रेखांकित भाग है। इसी टाइप से अब हम अगली संक्रिया को भी देख सकते हैं और अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए पहले अगला एग्जाम्पल एक और बता देते हैं। जो बी ए का उपसमुच्चय होगा, बी जो है ए का उपसमुच्चय होगा, इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक एग्जाम्पल हम वह लेंगे जो डिसजॉइंट सेट होंगे। जो अभी एग्जाम्पल था वो जॉइंट सेट का था, जिसे हम संयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब हम दोनों ले लेते हैं, एक उपसमुच्चय वाला और एक डिसजॉइंट सेट वाला एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल हमने जो लिया है बी ए का उपसमुच्चय है, इसलिए इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। सॉल्यूशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई
और इंटरसेक्शन डी ई बी। अब इसमें कॉमन ये सभी अवयव कॉमन हैं, डी ई और बी, तो ये यहाँ पर लिख लिए जाएंगे बी डी ई। समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये आपको समझाते हैं, और आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं पिछले वाले एग्जाम्पल्स में। तो पहले हम जब उप समुच्चय होता है जो उसे हम जिसका उप समुच्चय है उसके अंदर बना देते हैं, ये वेन डायग्राम का है नियम। तो हमने ये आपको बना दिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, बी है तो बी में बी ई डी ये अवयव हैं। जो शेष बचे अवयव हैं वो हम ए में कहीं पर भी लिख देते हैं, ए के क्षेत्र में। तो ये बचा और सी बचा, तो सी यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो कॉमन आपका ये भाग है जो बी का है, ये ए में भी है और बी में भी है, तो ये कॉमन भाग ये आपको ए इंटरसेक्शन बी को निरूपित करेगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा बराबर रेखांकित भाग। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब यहाँ पर और अब ये तीसरी संक्रिया है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है इसमें, समुच्चय ए और बी का अंतर मीन्स घटाव उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में हैं किंतु बी में नहीं हैं, जब ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए। ये ध्यान रखना है, इसी क्रम की बात हो रही है। पहले ए है तो ए में से बी को घटेगा, ए से बी का अंतर निकलेगा, तभी ये सत्य होगा, अन्यथा परिभाषा विपरीत हो जाएगी। तो इसे प्रतीकात्मक रूप में इसे ए माइनस बी लिखते हैं और ए अंतर बी पढ़ते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी का मतलब है ए का जो अवयव है इसमें जो बचेंगे वो ए के अवयव बचेंगे, बी के अवयव नहीं बचेंगे। इसीलिए इसमें लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल ले लिया है, माना सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी में अवयव दिए हैं 2 4 6 8। तो ए माइनस बी ज्ञात करना है और बी माइनस ए भी ज्ञात करना है। ये हमने इसलिए स्पष्ट करने के लिए ले लिया कि ए माइनस बी क्या होगा तो बी माइनस ए क्या होगा। क्रम का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि ए माइनस बी में बी के अवयव घटने के पश्चात जो ए के बचते हैं वो अवयव लिखे जाएंगे, और बी माइनस ए में ए के घटने के पश्चात बी के अवयव जो बचते हैं वह लिखे जाएंगे, ए के अवयव नहीं लिखे जाएंगे। बाद वाले समुच्चयों के अवयव नहीं लिखे जाते हैं, ये ध्यान है इसमें रहना चाहिए। तो आइए सल्यूशन है इसका, ए माइनस बी बराबर 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6 8। अब इनमें जो कॉमन है वो घट जाएंगे और जो पहले वाले समुच्चय के हैं वो बचेंगे अवयव। इसीलिए क्रम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो अवयव बचे हैं वो ए के बचे हैं, बी के नहीं बचे हैं।
और b माइनस ए लिखेंगे हम तो 2, 4, 6, 8 b को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनमें जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाते हैं, घट जाते हैं। आप जो बचे हैं वो बी वाले के बचेंगे, ए वाले के नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाला। अब इसका हम वेन आरेख भी बना लेते हैं ए माइनस बी का। तो देखते हैं वेन आरेख में कौन सा पोर्शन आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी आपने फाइंड आउट भी किया था। तो सबसे पहले समष्टि समुच्चय बनाते हैं जिसे हम आयत से निरूपित करते हैं। तो ये वेन डायग्राम है, ये समष्टि समुच्चय है जिसे हमने आयत से लिखा, और ए और बी को लिखेंगे जो प्रतिच्छेद समुच्चय हैं, मतलब सार्वनिष्ठ हैं। प्रतिच्छेद संयुक्त समुच्चय कहलाता है, जिसमें अवयव कॉमन होते हैं वो संयुक्त समुच्चय होता है और उसे इस प्रकार बनाया जाता है। तो इनमें कॉमन वाले यहाँ लिख लेंगे, 2 कॉमन है 2 यहाँ लिखेंगे, और 4 कॉमन है 4 लिखेंगे, और 6 कॉमन है 6 लिखेंगे। जे ए हो गया है, जे बी हो गया है। तो इसमें 1 बचा है और 3 बचा है, और आपका इसमें 5 बचा है, और इसमें 8 बचा है। तो इस प्रकार इसमें ये अवयव हैं। अब हमने a माइनस बी क्या निकाला था, 1, 3, 5, मतलब b का भाग हटा देंगे कॉमन सहित। तो a माइनस बी में ये भाग बचेगा रेखांकित भाग, जिससे हम आसानी से संबंधों को समुच्चय पर समझ सकते हैं, जो कि वेन ने और आयलर ने बताया था। तो इन समुच्चयों के बीच संबंधों को निरूपित किया जाता है। तो ये भाग जो है रेखांकित भाग a माइनस बी कहलाएगा। रेखांकित भाग बराबर a माइनस बी, और ये नोट कर लीजिए। अब हम b माइनस ए को बनाते हैं। तो b माइनस ए बन जाएगा आपका b माइनस ए एक, 3, 5 ये ए है। b माइनस ए में ये बचेगा, ये b माइनस ए है। तो ये रेखांकित भाग है, ये b माइनस ए है। b माइनस ए बराबर रेखांकित भाग, रेखांकित भाग b बराबर है इसका रेखांकित भाग। इस प्रकार आपकी वेन आरेख से संबंधित वेन आरेख को आपने समझा और समुच्चयों पर संक्रियाओं को समझा वेन आरेख के माध्यम से और डायरेक्ट मेथड के माध्यम से। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज होगी आपकी 1.4। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।